हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स। किसकी बात करेंगे हम? कंपैरिजन बिटवीन हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट। किसके हैबिट और हैबिटेट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉर्डेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने इसके जनरल कैरेक्टर का कंपैरिजन देखा था कि किस प्रकार से जनरल कैरेक्टर में ये एक दूसरे से अलग होते हैं। आज हम इनके हैबिट और हैबिटेट का डिटेल में कंपैरिजन देखेंगे। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में हमने 3 एनिमल देखे थे। पहला था बेलेनोग्लोसस, दूसरा था हर्डमानिया और तीसरा था एम्फिऑक्सस। ठीक है, और एम्फिऑक्सस को हमने क्या नाम दिया था? ब्रैंकियोस्टोमा भी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ब्रैंकियोस्टोमा भी नाम दिया था। ठीक है, तो इन तीनों के हम डिटेल में हैबिट और हैबिटेट का कंपैरिजन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक की। तो हम बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम सबसे पहले हम बात करेंगे इनके अकरेंस की। ठीक है, ये क्या हो गया? कंपैरिजन ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ प्रोटोकॉर्डेट सब फाइला। प्रोटोकॉर्डेट के जो सब फाइला होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन देख रहे हैं हम हैबिट और हैबिटेट के बीच में। ठीक है, हम बात करते हैं कैरेक्टर्स किस किस में किस किस प्रकार से पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकरेंस की। अकरेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्राप्ति स्थान। क्या बोलेंगे हम इसको? प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान का मीन होता है कि मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं। हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, उसको हम अकरेंस बोलेंगे। तो हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं जिसके अंदर बेलेनोग्लोसस आता है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मराइन वाटर में पाए जाते हैं। मराइन वाटर मतलब समुद्री जल जो होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगर हम यूरोकॉर्डेटा के अंदर बात करें तो यूरोकॉर्डेट एनिमल जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं? ये भी मराइन होते हैं। ठीक है, मतलब समुद्री जल में पाए जाने वाले जीव। इनकी अकरेंस हमें कहाँ दिखती है? मराइन वाटर में ही दिखेगी। फ्रेश वाटर जो होता है जैसे नदी का जल जो होता है, स्वच्छ जल, वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। और ब्रैंकियोस्टोमा में भी सेम, ये भी कहाँ पर मिलेंगे हमें देखने को? केवल और केवल मराइन वाटर के अंदर ही मिलेंगे। फिर अगर हम सेकेंड बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन की। सेकेंड हम किसकी बात करते हैं? सेकेंड हम बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा? वितरण। कहाँ कहाँ तक फैले हुए? हमने ये तो देख लिया कि ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, लेकिन समुद्री जल में भी कितने सारे महासागर वगैरह, तो ये कहाँ कहाँ तक पाए जाएंगे वो कहलाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो बेलेनोग्लोसस जो होते हैं ये वर्ल्ड वाइड होते हैं। वर्ल्ड वाइड का मीन होता है कि मतलब ये पूरे संसार में पाए जाते हैं। संसार के किसी भी समुद्र में, जैसे हम देखिए 5 महासागर हैं, तो उन 5 महासागर में ये हमें मिल जाएंगे। जितने भी सारे समुद्र होंगे उन सारे समुद्र, ऑल सीज के अंदर हमें ये देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलर इनका कोई स्पेसिफिक ओशियन या स्पेसिफिक सी नहीं होता है जहाँ पर ये मिलेंगे। हर्डमानिया की बात करें तो हर्डमानिया भी वर्ल्ड वाइड होते हैं, मतलब इनका भी पूरे विश्वव्यापी होते हैं। वर्ल्ड वाइड का मीन होता है विश्वव्यापी। ठीक है, तो इनका भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? पूरे विश्व में देखने को मिलता है। अगर स्पेसिफिक हम बात करें कि स्पेसिफिक कौन से ओशियन के अंदर देखने या सी के अंदर देखने को मिलता है, तो हमें इंडियन सी में देखने को मिलता है, हिंद महासागर जो होता है। पैसिफिक सी में प्रशांत महासागर और कैरिबियन सी जो होता है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा की। तो ब्रैंकियोस्टोमा जो होते हैं वो भी वर्ल्ड वाइड होते हैं, सारे के सारे समुद्र में हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें इनके अंदर, तो थर्ड पॉइंट जो होता है इनका वो आता है हैबिटेट। हैबिटेट को हम बोलते हैं आवास। हैबिटेट को हम क्या बोलेंगे? आवास। ठीक है, मतलब जहां पर ये रहते हैं
अब ये कहाँ पर रहते हैं, समुद्र इतना बड़ा होता है तो ये क्या पूरे समुद्र के चक्कर तो नहीं लगाते रहेंगे, ये क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर अपना थोड़ा सा एरिया फिक्स करेंगे, अपना हैबिटेट फिक्स करेंगे, यहाँ इतने इतने एरिया के अंदर मैं घूम सकता हूँ, इतने इतने एरिया से मेरे को फूड मिल सकता है, मेरा सर्वाइवल हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर अपना हैबिटेट सेलेक्ट करते हैं, आवास सेलेक्ट करते हैं। तो हेमिंगकॉर्डेटा के अंदर बेलेनोग्लोसस की अगर हम बात करें तो बेलेनोग्लोसस जो होते हैं वो शैलो वाटर में पाए जाते हैं। शैलो वाटर का मीन होता है जो उथला जो जल होता है, मतलब ये बॉटम ड्वेलर्स नहीं होते हैं। जैसे कि ये समुद्र इतना बड़ा तो ये सबसे यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं पा करके ये ऊपर ऊपर वाले ये इतना इतना जहाँ पर एरिया होगा ना, जहाँ पर ये लैंड वाला जो दिखेगा नीचे की तरफ ऐसे जाता है, एकदम से ये एकदम जो बॉटम वाला होगा बॉटम वाले पे ये नहीं पाए जाएंगे। जो उथला वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पर जैसे यहाँ वाला वहाँ पर हमें ये बेलेनोग्लोसस देखने को मिलते हैं। कोस्टल वाटर ऑफ इंटरटाइडल जोन, कोस्टल वाटर जो होता है इंटरटाइडल जोन्स का, समुद्र की अगर हम बात करें तो समुद्र के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर अलग अलग जोन पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोफंडरी जोन होते हैं, सबसे बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, इंटरमीडिएट जोन होता है, सरफेस वाला जोन होता है, तो इनके अंदर अलग अलग जोन पाया जाता है। तो ये कौन से वाले जोन में पाए जाएंगे, बेलेनोग्लोसस जो होंगे वो इंटरमीडिएट जोन में पाए जाएंगे। इंटरमीडिएट जोन को अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट जोन हम किसको बोलते हैं, जैसे कि सपोज कि ये कोई समुद्र है तो इसका ये सरफेस वाले को छोड़ करके और बॉटम वाले को छोड़ करके ये जो इतना बीच वाला जो हिस्सा होगा ये वाला, ठीक है, ये जहाँ पर बॉटम से भी पानी आ रहा है सरफेस से भी ये मिक्स हो रहा है, ठीक है, इधर से भी इधर आ रहा है और इधर से भी इधर आ रहा है, तो ये इंटरमीडिएट जोन के अंदर इंटरटाइडल जोन जिसको हम बोलते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। हर्डमानिया की बात करें तो हर्डमानिया भी शैलो वाटर में देखने को मिलते हैं, मतलब जो उथला जल जो होता है वहां पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये रॉकी बॉटम के अंदर देखने को मिलते हैं, मतलब ये जो बॉटम वाला जो पोर्शन है बॉटम के अंदर जहां पर चट्टानें पाई जाएगी, ये बॉटम के अंदर यहाँ पर क्या है, ये चट्टान है, ठीक है। तो इन चट्टानों के ऊपर हमें हर्डमानिया देखने को मिलेगा। ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा शैलो वाटर में होते हैं ये भी, लेकिन इनका जो बॉटम होता है, तली जो होती है, ये कैसी होती है, सैंडी होती है। यहाँ पर क्या होंगे, छोटे छोटे से सैंड के पार्टिकल्स होंगे, सैंड वाले, ये चट्टानों पर नहीं पाए जाएंगे। जो सबसे नीचे हम देखते हैं रेत वाला जो पोर्शन होता है समुद्र में, वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ब्रैंकियोस्टोमा शैलो वाटर के साथ साथ में सैंडी बॉटम में होंगे, हर्डमानिया शैलो वाटर के साथ साथ में रॉकी बॉटम में होंगे, और जो बेलेनोग्लोसस होगा वो शैलो वाटर के साथ साथ में इंटरटाइडल वाले जोन में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट आता है मोड ऑफ लाइफ। मोड ऑफ लाइफ मतलब ये किस प्रकार का जीवन जीते हैं, अकेले रहते हैं, समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बेलेनोग्लोसस की बात करें तो ये होता है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मीन होता है अकेले रहने वाले हैं। सॉलिटरी का मीन क्या होगा, अकेले रहने वाले हैं। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, बरोइंग होते हैं। बरोइंग मतलब जो बिल बनाकर रहते हैं, कैसे रहते हैं, बिल बनाकर रहने वाले होते हैं। नॉक्टर्नल होते हैं, नॉक्टर्नल का मीन होता है रात्रिचर। नॉक्टर्नल का मीन क्या होता है, रात्रिचर होते हैं। स्लगिश होते हैं, मतलब जो मड वाला जो एरिया होता है, कीचड़ वाला जो एरिया हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, कीचड़ में पाए जाने वाले हैं, तो ये स्लगिश एनिमल होते हैं, मतलब जहां पर मिट्टी ज्यादा होगी, दलदल वाला जो एरिया होगा, कीचड़ जहां पर ज्यादा होगा, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। हर्डमानिया की बात करें तो हर्डमानिया कैसा होता है, सॉलिटरी होता है, मतलब अकेले रहने वाले, लेकिन ये साथ ही साथ में किससे अटैच होते हैं, सब स्ट्रेटम से अटैच होते हैं, ठीक है। इनका जो बेस होता है, बेस आधार जो होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है, और ये डायर्नल होते हैं। डायर्नल मतलब ये दिनचर होते हैं, ठीक है, मतलब ये अपना एक्टिव, खुद को एक्टिव कब रखते हैं, डे टाइम में ये खुद को एक्टिव रखते हैं, नाइट टाइम में ये खुद को एक्टिव नहीं रख पाते। जबकि जो बेलेनोग्लोसस होते हैं वो नाइट टाइम में खुद को एक्टिव रखते हैं और डे टाइम में खुद को इनएक्टिव रखते हैं। अब हम बात करें ब्रैंकियोस्टोमा की, तो ब्रैंकियोस्टोमा जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये फ्री स्विमर होते हैं, मतलब अकेले वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तैरने वाले हैं। तो कल जब हमने इनके जनरल कैरेक्टर्स देखे थे तो जनरल कैरेक्टर्स में हमने देखा था कि ये कैसे होता है, फिश लाइक होता है। ब्रैंकियोस्टोमा कैसे होंगे, ये फिश लाइक होंगे, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, वाटर के अंदर फ्री स्विमिंग करते हैं। साथ ही साथ ये भी कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल एक्टिव होते हैं, मतलब रात में ये एक्टिव होते हैं, रात्रिचर
रात में ये ज्यादा एक्टिव होते हैं कंपेयर देन डे टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आता है बरो। बरो का मीन होता है, अभी बताया, बरो का मीन बिल बना के रहना, ठीक है। बरो का मीन क्या होता है? बिल बना के रहना। तो जो बेलेनोग्लोसस होते हैं, बेलेनोग्लोसस यू शेप का बिल बनाते हैं। इनका जो बिल होगा वो कैसा होगा? यू शेप का। अभी हम पिक्चर के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो ये कैसे होता है? ये यू शेप का बिल बना करके रहता है। इन जिसके अंदर क्या होती है? 2 ओपनिंग होती है। ये बिल जो बनाते हैं, लेकिन ये बिल कैसा होता है? एक ओपनिंग तो ये हो गई, एक यहां से एक और ओपनिंग निकली हुई होती है, 2 ओपनिंग इसके अंदर पाई जाती है। लाइन बाय सैंड पार्टिकल सीमेंटेड टुगेदर बाय म्यूकस। और ये अपना बिल कैसे बनाते हैं? इनका बिल इतना अच्छा होता है कि ये जब यू शेप का बिल बनाते हैं तो इनका बिल के अंदर है ना मिट्टी वगैरह नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये सैंड पार्टिकल जो होते हैं उन पार्टिकल्स को लाइन करके, जैसे हम जमीन के अंदर खड्डा खोदते हैं ना, लाइनिंग कैसे, तो ये इस तरह से लाइनिंग करता है और इस सैंड पार्टिकल को क्या करते हैं? आपस में म्यूकस से बाइंड करता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे हम सीमेंटेड हाउस कैसे बनाते हैं कि ईंट रखते हैं, ईंट को है ना उसके ऊपर सीमेंट रखते हैं, वापस से ईंट रखते हैं, तो इसी प्रकार से ये भी क्या करते हैं? सैंड पार्टिकल्स के साथ में म्यूकस लगाते हैं और उसको एक सीमेंटेड बिल के रूप में फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इनके बिल जो होते हैं, इनके बिल बहुत ही अच्छे होते हैं, इसके अंदर मिट्टी वगैरह नहीं जाती, या फिर ये यू शेप का बनाते हैं और ये बहुत डीपली बनाते हैं। इतना डीपली जब बनाते हैं फिर भी क्या होता है? इनके अंदर मिट्टी नहीं मतलब मिट्टी नहीं घुसती है। ये इस तरह से पूरा का पूरा एक कैनाल के फॉर्म में ये इनका बिल बना हुआ रहता है। हर्डमानिया की बात करें तो हर्डमानिया तो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, मतलब आधार से अटैच होते हैं, तो जिसकी वजह से ये बिल नहीं बना पाते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा की अगर हम बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा जो होते हैं ये भी कहां पर रहते हैं? ये सैंड के अंदर बरीड रहते हैं, मतलब रेत के अंदर ये धसे हुए रहते हैं, ठीक है। कहां पर ये धसे हुए रहेंगे? रेत में, ठीक है। जैसे हम अपना पैर डाल के वो मिट्टी का बनाते थे, उसी तरह से ये एम्फिऑक्सिस जो होते हैं ये भी क्या करते हैं? सैंड के अंदर धसे हुए रहते हैं। और ये धसे हुए भी कैसे? ऐसा नहीं कि जैसे कि ये सपोज कि ये सैंड है तो इसके अंदर पूरा है ना एम्फिऑक्सिस, सिर्फ ये क्या करेगा? ये एम्फिऑक्सिस केवल इसका एंटीरियर वाला पार्ट रखेगा। ये ऐसे फीस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो केवल एंटीरियर वाले पार्ट को इसने क्या कर दिया? एंटीरियर वाले पार्ट को इसने सैंड के अंदर रख दिया है, बरीड कर दिया है। उसके बाद हम इनके फूड की बात करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इनके फूड की बात। ये फूड के रूप में क्या लेते हैं? अपना भोजन कैसे लेते हैं? तो बेलेनोग्लोसस जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेगा। क्या लेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं बैक्टीरिया आते हैं, प्लैंक्टॉन्स आते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स आते हैं, ये सारे के सारे डायटम्स वगैरह जो होते हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। साथ ही ऑर्गेनिक पार्टिकल लेता है सैंड वाटर के अंदर, क्योंकि ये बिल बना करके रहता है, तो सैंड वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे जो सड़ी गली पत्तियां वगैरह, जिसको मतलब एकदम जो डिकेड हो चुकी होती, जो एकदम नष्ट हो चुकी होती है, ठीक है, सड़ा गला पदार्थ वगैरह जो होते हैं, उसके जो छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स पाए जाएंगे वो क्या करेगा? बेलेनोग्लोसस एज अ फूड के रूप में यूज में लेगा। हर्डमानिया की बात करें तो ये भी प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये अपने फूड के रूप में प्लैंक्टॉन्स को लेता है। और अगर हम इसकी बात करें ब्रैंकियोस्टोमा की, तो ये भी क्या करता है? फूड के रूप में प्लैंक्टॉन्स को लेता है। ये भी प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इनके फीडिंग हैबिटेट की, मतलब ये खाना तो खा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को तो खा रहे हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को कैसे खा रहे हैं? जैसे हम खाना कैसे खाते हैं? हमारे जैसे बाइट को तोड़ करके हम मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं, तो इनके अंदर ये बाइट तो ले नहीं रहे, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को कैसे ले रहे हैं? तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? माइक्रोफेगस पाया जाता है। माइक्रोफेगस मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जब इनगल्फ करते हैं, सपोज कि ये बेलेनोग्लोसस इस प्रकार का है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? वाटर के साथ साथ में जो भी है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको इसने क्या कर दिया? सीधा इनगल्फ कर लिया, तो इस चीज को हम बोलते हैं माइक्रोफेगस। तो तीनों के अंदर ही, हर्डमानिया के अंदर, ब्रैंकियोस्टोमा और बेलेनोग्लोसस, तीनों में ही हमें कौन सी मेथड देखने को मिलेगी? माइक्रोफेगस। वाटर के साथ साथ में ये डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ मतलब अपने अंदर लेना। मोड ऑफ फीडिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं? स्वेलिंग विथ मड,
मतलब ये मिट्टी खाते हैं और मिट्टी के साथ साथ में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी स्वेल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जैसा ऐसा लगता है जैसे वो सूप जो होता है, सूप के अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो होती है जो मिक्स होती है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं उनको खाने के बजाय हम उनको सीधा स्वेल कर लेते हैं, सीधा निगल लेते हैं। तो ये भी मिट्टी के साथ साथ में क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको स्वेल करते हैं, उनको सीधा का सीधा निगलते हैं। इनके अंदर चबाने के लिए कोई ऐसी फिक्स या चबाने के लिए या फिर उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करने के लिए इनके अंदर कोई मेथड नहीं होती है, इसलिए ये सीधा क्या करेंगे, उस फूड को निगलेंगे। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे वाटर के साथ में, मर्ड के साथ में, उसको ये सीधा निगलते हैं, ठीक है। अगर हम हर्डमानिया के अंदर बात करें तो हर्डमानिया के अंदर क्या होता है, सीलियरी फिल्टर फीडिंग होती है, जिसके अंदर फूड जो होता है वो रेस्पिरेटरी वाटर करंट के साथ में पास होता है और वो फेरिंजियल सेक तक जाता है, ठीक है। क्या होगा, सीलियरी फिल्टर फीडिंग मैंने आपको जनरल कैरेक्टर के अंदर बताया था। सीलियरी फिल्टर फीडिंग क्या होगी, वाटर करंट को क्रिएट करता है, साथ ही साथ इनके अंदर कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो उसमें से फूड को तो ट्रैप कर लेती है और वाटर को आगे पास आउट होने देती है। उस चीज को हमने बोला था सीलियरी फिल्टर फीडिंग। सीलिया के द्वारा फूड को जब ट्रैप किया जाता है, फिल्टर किया जाता है फूड को एक तरह से, तो वो फूड रेस्पिरेटरी वाटर करंट के थ्रू फेरिंजियल सेक तक पास होता है और वो फिर आगे की तरफ फूड जाएगा। इनके अंदर भी सेम होता है, सीलियरी फिल्टर फीडिंग पाई जाती है और ये भी कहां तक जाता है, वाटर करंट के द्वारा फेरिंजियल सेक तक जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाटर करंट की। तो वाटर करंट के अंदर क्या होता है, वाटर करंट कैसे ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है। सपोज कि ये एम्फियोक्सस है या ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, ये बड़ी स्पीड से अपना हेड वाला पोर्शन जो होगा इसको ऐसे बड़ी स्पीड से घुमाता है। जब घुमाएगा, स्टीयर करेगा, तो स्टीयर करने पे इसके आसपास, क्योंकि ये तो वाटर के अंदर रह रहे हैं, तो आसपास का जो वाटर होगा वो भी क्या होगा, घूमेगा। जैसे हम एक बकेट में पानी लेते हैं और उसके अंदर जब हाथ डाल के उसको घुमाते हैं, ठीक है, हाथ डाल के फिर उसको हम स्पीड से घुमाएंगे तो साथ साथ क्या होगा, साथ साथ जो पानी होगा वो पानी भी क्या होगा, घूमेगा। तो जब घूमता है तो वो जो एक लाइन जो क्रिएट होती है, वो लाइंस उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर करंट। जैसे समुद्र में जब सुनामी जो आती है, तूफान जो आता है, तो वो क्या करता है, एक लाइनिंग ऊपर की तरफ उठती हुई रहती है, तो वो वाटर करंट को क्रिएट करती है। वाटर करंट को क्रिएट करने का मेन रीजन इनके अंदर होता है फूड को लेना। क्यों, क्योंकि अब है ना, ये जैसे पर्टिकुलर एक जगह पर होंगे तो वहां पर फूड जो होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि वहां पर फूड बहुत ज्यादा पाया जाएगा, तो ये क्या करते हैं, वाटर करंट को जब क्रिएट करेंगे तो आसपास वाटर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो इनके पास में आ जाएंगे, इसलिए ये वाटर करंट को क्रिएट करते हैं। किसके थ्रू वाटर करंट को क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट करते हैं ब्रैंकियल सेक के थ्रू और माउथ के थ्रू, ठीक है, जो आउटसाइड जाता है डायरेक्टली गिल पोर से, ओके। तो माउथ को मतलब माउथ वाला और ब्रैंकियल सेक वाला पार्ट जो होगा उसको कंटीनियस वाटर के अंदर वो स्टीयर करेंगे। स्टीयर करना मीन्स हिलाते हैं, जिसकी वजह से वाटर करंट क्रिएट हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमें हर्डमानिया में भी देखने को मिलती है और इसके अंदर वाटर जो वापस बाहर जाता है वो एट्रियोपोर के द्वारा बाहर जाता है, जबकि बेलेनोग्लोसस में गिल पोर्स के द्वारा जाता है। एट्रियोपोर हार्ट वाला जो होता है वहां पर। और अगर ब्रैंकियोस्टोमा की बात करें तो ये क्या होता है, एंटर्स ब्रैंकियल शेक थ्रू माउथ, रीचेज एट्रियल कैविटी थ्रू गिल स्लिट्स एंड आउटसाइड थ्रू एट्रियोपोर। ये भी क्या होता है, ब्रैंकियल शेक के द्वारा अंदर एंटर करता है। तो ब्रैंकियल शेक के थ्रू वाटर जो होता है वो ब्रैंकियल शेक के थ्रू वाटर माउथ के थ्रू एंटर करता है और ये कहां पर जाएगा, ये जाता है एट्रियल कैविटी के वहां पर। कहां पर जाएगा, एट्रियल कैविटी के वहां पर जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, गिल स्लिट्स के थ्रू जाएगा। और ये वापस बाहर किसके थ्रू निकलेगा, एट्रियोपोर के थ्रू। यहाँ ये अगर थोड़ा ब्लर दिख रहा हो तो ये है एट्रियोपोर, ठीक है, एट्रियोपोर के द्वारा ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें 10th नंबर की, तो 10th नंबर कैरेक्टर जो होता है प्रोटेक्टिव डिवाइस। ऑर्गेनिज्म अगर सर्वाइव कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत होगी, उसको सुरक्षा की भी जरूरत होगी, वरना तो कोई भी इसका जो भी प्रीडेटर होगा वो इसको आसानी से अपना प्रे बना देगा। तो इसके लिए बेलेनोग्लोसस क्या करते हैं, बेलेनोग्लोसस एक बहुत ही गंदा सा स्मेलिंग आयोडोफॉर्म लाइक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। आयोडोफॉर्म्स मतलब जो बहुत ही गंदी सी स्मेल जो मारता है ना, मतलब ऐसे सड़ी हुई जो चीजें जो होती हैं,
ठीक है, उसका क्या करता है, ये सिक्रेशन करेगा। ठीक है, इसमें से एक स्पीशीज जो होती है बैलेनोग्लोसस की, वो फॉस्फोरिसेंट होती है। फॉस्फोरिसेंट का मतलब जो कि लाइट को प्रोड्यूस कर सकती है। क्या कर सकती है, लाइट को प्रोड्यूस कर सकती है। तो एक स्पीशीज तो अपने बचाव के लिए लाइट को प्रोड्यूस करती है, लेकिन बाकी की जो बैलेनोग्लोसस की स्पीशीज होती है वो सारी की सारी क्या करेगी, वो एक फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस को रिलीज करती है, जिसकी वजह से कोई भी इनको खाता नहीं है, कोई भी इन्हें अपना शिकार नहीं बना पाता है। हर्डमानिया की बात करें तो हर्डमानिया के अंदर बॉडी के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है, जिलेटिनियस कवरिंग, जिसको मैंने जनरल कैरेक्टर में नाम दिया था टेस्ट। ठीक है, टेस्ट को हमने क्या बोला था, आवरण पाया जाता है, एक कवरिंग पाई जाती है। ये कैसी होती है, जिलेटिनियस होती है, मतलब चिपचिपी सी जो होती है, चिपचिपी सी कवरिंग, चिपचिपा सा आवरण इसके अंदर पाया जाता है, जिसके ऊपर क्या पाया जाता है, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। स्पिक्यूल्स मतलब कांटे लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह के स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। एम्फिओक्सस की बात करता है तो एम्फिओक्सस के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई इनको अपना शिकार बनाने के लिए आता है, मतलब जब भी कोई इनका शिकार करने के लिए आता है, तो ये क्या करता है, एक्टिवली मूव करेंगे। क्या करेंगे, ये एक्टिवली मूव करेंगे, मतलब वहां से बहुत बड़ी स्पीड से ये भाग जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्स जो होते हैं इसके अंदर सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। साथ ही साथ इनके अंदर ग्रेट पावर पाई जाती है रीजनरेशन की, पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है वो उनके अंदर बहुत ही अधिक देखने को मिलती है। हर्डमानिया में बात करें तो ये इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनके अंदर सेक्स यूनाइटेड होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे। और कुछ जो होते हैं इसके अंदर वो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम ब्रेंकियोस्टोमा की बात करें तो इनके अंदर भी ये कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सेस सेपरेट होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलेगा हर्डमानिया के अंदर। ठीक है, अब हम इनकी कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं किस तरह के ऑर्गेनिज्म दिखाई देते। तो हम बात कर रहे थे इनकी पिक्चर्स की। बैलेनोग्लोसस जो था, बैलेनोग्लोसस कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसके अंदर ये इसका ये वाला प्रोबोसस वाला पार्ट, ये कॉलर वाला पार्ट, फिर नीचे की तरफ इसके अंदर ये ब्रेंकियल रीजन हमें देखने को मिलता है। साइड साइड में जो लाइनिंग्स दिख रही है, ये लाइनिंग्स हमें ये किसकी दिखती है, जेनिटल विंग की। बीच के अंदर ये जो लंबी सी ये लाइनिंग आ रही है, ये वाली, ये कौन सी है, मिड डॉर्सल रिजिड। ठीक है, फिर नीचे की तरफ ये इसका हिपेटिक रीजन बना हुआ है और इस साइड में एनस इसके अंदर बना हुआ है। ये इसी की यही पिक्चर है, ये कलरफुल फॉर्म के अंदर दिखाई गई है। ये इसका कॉलर वाला पार्ट, ब्रेंकियल रीजन, जेनिटल विंग, मिड डॉर्सल रिजर्ड, हिपेटिक सीका और हिपेटिक रीजन। अगर हम देखते हैं कि ये बरो के अंदर किस प्रकार से होते हैं, तो ये देखो, ये यहाँ से ये वाटर करंट को ये क्रिएट करता है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, दो ओपनिंग बना के रखा, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, और ये इस साइड भी है, ये इस तरह से अपना बरो बना करके रखता है। ठीक है, सैंड के अंदर पूरी साइड में ये सैंड है, लेकिन इसने क्या किया, इसको सीमेंटेड करके अपना बरो बनाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्डमानिया और एम्फिओक्सस की। तो हर्डमानिया कुछ हमें इस तरह का दिखाई देता है। हर्डमानिया के अंदर ये नीचे की तरफ ये इसका फुट वाला पोर्शन होता है, ऊपर की तरफ ये दोनों साइड के अंदर इसमें क्या है, ये एट्रियल एपरेचर है, दूसरी साइड में ये ब्रेंकियल एपरेचर पाया जाता है। इसके ऊपर ये जो पूरी कवरिंग जो दिखाई दे रही है, डॉट डॉट जो दिखाई दे रही है, ये इसका टेस्ट होता है, जिसको हम ट्यूनिक भी बोलते हैं। इसीलिए हर्डमानिया को ट्यूनिकेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्यूनिकेट भी बोला जाता है। एम्फिओक्सस की बात करें तो एम्फिओक्सस कुछ ये फिश लाइक दिखाई देता है। ठीक है, एम्फिओक्सस के अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो पूरे थ्रू आउट लाइफ टाइम जो होती पाई जाती है। इसके अंदर ये पीछे की तरफ ये एनएस वाला पोर्शन, बीच में इंटेस्टाइन, मतलब इसके अंदर अगर हम सारे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये इसकी नोटोकॉर्ड है,
इसी के ऊपर क्या पाई जा रही है इसकी नर्व कॉर्ड के साथ साथ में ये साइड में इसके अंदर डोर्सल फिन जो है वो निकले हुए, पीछे की तरफ ये वाला पोर्शन, ये इसका माउथ वाला नहीं, ये इसका एनस वाला टेल वाला पोर्शन है जिसको हम कॉर्डल फिन के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से हमने हर्डमानिया, बैलेनोक्लोसस और एम्फिओक्सस के अंदर इनके जो हैबिट और हैबिटेट थे उनको हमने देख लिया, उनके किस किस